हेलो एवरीवन, आज हम पीवाईक्यू सीरीज में करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके क्वेश्चन हम लेटेस्ट से एंड तक वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे पास नीट 2025 में आया हुआ है वो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n is equals to 2 to n is equals to 3 एंड n is equals to 4 to n is equals to 6। अब हमें लैम्डा का रेशियो चाहिए, उसके लिए हमें रिडबर्ग फार्मूला पता होना चाहिए। रिडबर्ग फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होता है। तो हमने लैम्डा 1 मतलब पहले केस का लैम्डा आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करके अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से 9 इंटू 4 इंटू 9 और ये हो गया 9 माइनस 4 कितना हुआ 5 और बाकी जो रिलेशन में हमारे पास टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा 1 आ गया। यहाँ से लैम्डा 1 अगर हम लोग निकालते हैं तो 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 आर एच जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया अपन ने। सिमिलरली हमने 1 अपॉन लैम्डा 2 निकाला, 1 अपॉन लैम्डा 2 वही आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब 1/16 माइनस 6 का स्क्वायर 36, यही होगा। इसके लिए लिखते हैं 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर। एलसीएम ले लिया तो 16 इंटू 36 आ गया। 36 माइनस 16 कितना हुआ 20, ये आपके पास है। तो यहाँ से लैम्डा 2 हमारे पास क्या आया, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 20 आर एच जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आया। अब हमें इन दोनों का ही रेशो चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशो चाहिए। अब रेशो हमें कैसे चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा। पहले हमें दिया हुआ है 2 से 3 वाला, तो मतलब ये हमें ऊपर रखना है, और फिर हमें दिया हुआ है 4 से 6, ये हमें नीचे रखना है। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 दिस इक्वल टू। अब आप इन दोनों में देख सकते हैं आर एच जेड स्क्वायर से आर एच जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा यहाँ पे 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 इंटू 36 तो नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा। अब जो कट हो सकता है उसको कट कर लीजिए, राइट, जो कट हो सकता है उसको कट करते हैं। 9 से ये गया 4 टाइम्स, ठीक है, 4 से गया 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 16 4 टाइम्स। अब आपके पास यहाँ बचा 1/4। अब मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2 आ रहा है 1/4। 1/4 मैं ऑप्शन में चेक करूँगा। सबसे पहले मेरे को 1/4 कहाँ मिल रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 1/4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4th आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2 आर। अब यहाँ पर एनर्जी हमें पूछी गई है कौन से ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1 हो गई। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू की बात करें तो जेड इज इक्वल टू 3 होता है, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू बात की जाए तो जेड इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला ई एन इज इक्वल टू माइनस, अब ई नॉट की वैल्यू तो हमें दे रखी है, जो आगे कॉन्स्टेंट आता है रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, उसका वैल्यू दे रखा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू फॉर्मूला में हमारे पास ऊपर आता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, रेस्पेक्टिव जेड की वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर रेडियस के लिए बात की जाए तो रेडियस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू, आर नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब एन की वैल्यू तो दोनों के लिए ही 1 है, ठीक है, तो एन की वैल्यू तो हम दोनों ही जगह पे 1 रखेंगे। सबसे पहले लिथियम के लिए निकाल लेते हैं, लिथियम प्लस 2 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 का स्क्वायर मतलब 9, एन की वैल्यू 1, 9 से इसे मल्टीप्लाई किया तो आता है माइनस 19.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये तो आ गई लिथियम के लिए। किसके लिए आ गया बेटा, लिथियम के लिए। अब इसी तरीके से जब हम लोग हीलियम के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं तो एनर्जी ऑफ हीलियम, राइट, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू,
अब यहाँ पर Z की वैल्यू लिखी जाए तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू होती है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया अपन ने इसको, ठीक है, और n की वैल्यू तो 1 ही, मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास आ रहा है -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। ये एनर्जीज की वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से रेडियस की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। Rn = 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z आपके पास है, n की वैल्यू हमें पता ही है कि 1 है, Z मतलब लिथियम के लिए तो कितना है बेटा 3 है, और हीलियम के लिए कितना है 2 है, राइट। तो रेडियस ऑफ लिथियम +2 विच इज इक्वल टू 52.9 और Z हमारे पास से 3 है तो 3 से हमें डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड किया तो अपने पास कितना आ गया 17.6 पिकोमीटर, क्योंकि मुझे 52.9 पिकोमीटर में दिया हुआ है। सिमिलरली जब मैंने रेडियस ऑफ हीलियम प्लस फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो मेरे पास आ रहा है 52.9 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 हीलियम के लिए, तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया 26.45 पिकोमीटर। अब मेरे को ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एनर्जी 19.62 एंड 8.72 हो और रेडियस 17.6 और 26.4 हो हीलियम के लिए। मैच करना चालू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास लिथियम के लिए बात की जाए तो लिथियम के लिए वैल्यू कितनी आई है 19.62, क्या 19.62 मैच हो रही है? हाँ मैच हो रही है। फिर उसके बाद में रेडियस, लिथियम के लिए रेडियस कितनी है 17.6 पिकोमीटर, ये भी मैच हो रहा है। फिर उसके बाद में एनर्जी की बात की जाए हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए तो 8.72 मैच हो रहा है क्या? हाँ मैच हो रहा है। पावर सबकी 10⁻, एनर्जीज की पावर 10⁻⁻18 है और रेडियस पिकोमीटर्स में। सिमिलरली अगर मैंने रेडियस के लिए बात करी तो रेडियस मेरे पास मैच हो रही है 26.4, इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में ये सब कुछ मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट में हमें वैल्यूज दे रखी हैं इधर, ये सब क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं। क्वांटम नंबर्स में अगर बात की जाए तो n जो हमारे पास होता है वो साइज को बताता है, l जो होता है वो शेप को बताता है, m जो होता है वो ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है, और s पे क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, जो कि हमारे पास है b का आंसर हो जाएगा फोर्थ, तो b के लिए तो फोर्थ मैच हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से l हमारे पास ml, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब a का आंसर हो गया थर्ड। इसी तरीके से l अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेप बताता है। तो c शेप कहाँ दिया हुआ है? शेप दिया हुआ है फर्स्ट के अंदर, तो ये फर्स्ट से मैच हो रहा है। इसी तरीके से n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है किसके बारे में? साइज के बारे में। साइज कहाँ लिखा हुआ है? साइज ऑफ ऑर्बिटल, मतलब सेकंड में लिखा हुआ है, तो d का आंसर हो गया सेकंड। अब इसे मैच करते हैं। थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में फोर्थ यहाँ पर भी है, फोर्थ यहाँ पर भी है, ओके। फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर, ये गलत हो गया तो फर्स्ट ये वाला मैच हो रहा है, मतलब इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या हो गया? फोर्थ हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n is equals to 1 for helium plus ion is x, ये -x है, -x जूल। देन that for an electron in n is equals to 2 state for beryllium plus 3 ion। अब बेरिलियम और हीलियम में क्या डिफरेंस है? हीलियम के लिए z इज इक्वल टू होता है 2 और बेरिलियम के लिए z इज इक्वल टू होता है 4। एनर्जी का जब फॉर्मूले की बात की जाए तो एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास होता है -E0 z² अपॉन n², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है किसके लिए? हीलियम प्लस के लिए, तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू -E0 की वैल्यू, E0 की वैल्यू हमें दे रखी है क्या? यहाँ पे बोला हुआ है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 फॉर हीलियम, तो हीलियम के लिए ये वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? -x विच इज इक्वल टू -E0 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1²। ये तो सेम रहेगा, ये आ गया 4, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। E0 इंटू 4 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स E0 इज इक्वल टू x/4। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है किससे? हीलियम वाले इन्फॉर्मेशन से, जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। आगे मुझसे पूछा हुआ है बेरिलियम के लिए, तो एनर्जी फॉर बेरिलियम +3, ओके, तो -E0 z² अपॉन n², फॉर्मूला हम यही लगा रहे हैं, ठीक है।
ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, x/4 है, तो माइनस x/4 इंटू जेड। बेरिलियम के लिए जेड हमारे पास कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब हमें कौन से शेल के लिए बात की हुई है, n = 2 के लिए बात की हुई है हमसे, ठीक है। n = 2 के लिए बात करिए तो हम यहाँ पे पुट कर दें 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/4 कितना हुआ 4, तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है माइनस ऑफ x/4 इंटू 16/4। ये 4 टाइम्स गया, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आया -x। इसका मतलब हमारे पास एनर्जी कितनी आ रही है बेरिलियम +3 के लिए -x आ रही है। अब -x हमारे पास यहाँ पे मैच करो, -x कहाँ दिया हुआ है, -x हमें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या हो गया, थर्ड हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। ये हमें क्वांटम नंबर्स दिया हुआ, क्वांटम नंबर्स का सेट दिया हुआ है और इसके लिए पूछा हुआ है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब हाईएस्ट पहले रखना है जैसा कि ऑर्डर दे रखा है और लोवेस्ट सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। अगर हम एनर्जीज की बात करें तो एनर्जीज हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, एन एंड एल के ऊपर डिपेंड करती हैं। एन और एल से हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं n+l रूल, और जब n+l सेम होता है तो फिर हम n के बेसिस पे निकालते हैं। तो n+l निकाला यहाँ पे, 4 + 2, 4 + 2 कितना हो गया 6, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 3 + 1 4। सबसे कम वैल्यू किसके लिए मिल रही है n+l की 4। इसका मतलब हमारे पास फोर्थ जो है उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, राइट। n+l अगर ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है, n+l कम होता है तो एनर्जी कम होती है ऑब्बो प्रिंसिपल के बेसिस पे, राइट। तो मिनिमम हमें मिल रहा है 4, इसका मतलब फोर्थ तो सबसे लास्ट में आएगा, 4 सबसे लास्ट में आएगा तो ये वाला तो कैंसिल हो ही गया, अपने पास ये 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। 4 से ज्यादा कौन सा है 5 और 5, ये दोनों 5 है। अब इन दोनों में मैच करना है तो इन दोनों में चेक किया जाता है सेकंड वाला रूल। सेकंड वाला रूल क्या बोलता है कि अगर n+l सेम हो तो जिसके n की वैल्यू कम होती है, जिसके n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। अब देखो यहाँ पे 4 + 1 ये भी 5 आ रहा है, 3 + 2 ये भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब इनमें से अगर n की वैल्यू देखी जाए तो n की वैल्यू यहाँ पे कम है, यहाँ 3 है, इसका मतलब सेकंड उसके बाद आ जाएगा, तो फोर्थ फिर सेकंड आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, ये 5 था, ये 6 था, इसका मतलब अगला वाला 5 तो यही है, तो ये आ जाएगा थर्ड। इससे ज्यादा फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचा फर्स्ट वाला, तो हमारे पास आंसर आया फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ हमें किस में मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। हमें ये 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, हाँ ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, सचिन रीजन का नहीं है, जिसमें हमें बोला हुआ है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि फॉल्स है, बस इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है, केवल स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। बामर स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोजन एटम विद द लोवेस्ट एनर्जी, एनर्जी लोवेस्ट कब होती है, जब हमारे पास जस्ट ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आता है। अब बामर सीरीज में आ रहा है तो इसका मतलब डो में इलेक्ट्रॉन आएगा। अब अगर मैक्सिमम एनर्जी गैप पूछा होता तो मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट से 2 में, मिनिमम पूछा हुआ है तो मिनिमम आता है 3 से 2 में, राइट। अब इसके लिए अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालें तो 1/λ = हमारे पास क्या होता है RH × Z² 1/2² - 1/3²। ये फॉर्मूला होगा, सॉल्व करते हैं। 1/λ = RH, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए अगर बाइट वैसे तो दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा हो तो फिर हाइड्रोजन भी कंसिडर करते हैं, तब 1² ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 - 1/9। एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 36 आ गया, ऊपर आया 9 - 4 5 और ये हो गया RH। तो 1/λ हमारे पास क्या आ रहा है 5RH/36 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब मैंने यही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, RH दे रखा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कि हमें लैम्डा निकालना है, 1/λ निकालना है कि न्यू निकालना है, ठीक है। बट फिर मैंने यहाँ पे इसका यूनिट देख लिया सेंटीमीटर इनवर्स, जिससे मुझे पता चला कि ये 1/λ की वैल्यू है, इसीलिए मैंने यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5/36 RH, जो कि फर्स्ट ऑप्शन पहला यहाँ पर मैच हो रहा है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व
शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। अगर हम यहां पर बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो ब्लैक बॉडी वाले कंसेप्ट में हमारे पास इस तरीके का ग्राफ होता है। ब्लैक बॉडी वाले कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ये T2 टेम्परेचर पर और ये T1 टेम्परेचर पर। एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम्स, ये ग्राफ हमारे पास बना हुआ है। हमें किस किस के बीच में बनाना है, जो इन्होंने दे रखा है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाना है। तो इस तरफ हम इंटेंसिटी लेते हैं और इस तरफ क्या लेते हैं बेटा, वेवलेंथ लेते हैं, राइट। तो इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में कर्व है हमारे पास। यहाँ पर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर ये कर्व बनाया गया है। हम जैसे जैसे टेम्परेचर्स को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी तो बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बट जो ये पीक है हमारे पास, वो पीक लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाता है। मतलब हाई टेम्परेचर पर हमारे पास इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर T2 टेम्परेचर बड़ा होता है और T1 टेम्परेचर कम होता है। तो हाई टेम्परेचर पर पीक जो है, मैक्सिमा जो है, वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये ग्राफ हमें एनसीईआरटी से पता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होने की बात हो रही है, द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। शिफ्ट मैक्सिमा ऑफ द कर्व, मैक्सिमा मतलब ये पीक, इस पीक की बात हो रही है। ये जो पीक है मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, किस तरफ शिफ्ट होता है, ये देखो आप यहां से, ये वेवलेंथ है लैम्डा और ये वेवलेंथ है लैम्डा। इन दोनों में से बड़ी कौन है, छोटी कौन है, लैम्डा। अगर इस तरफ बढ़ रहा है, वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है। तो ये मिनिमम, ये लोअर वैल्यू है और ये लैम्डा क्या है, हाई वैल्यू है, ठीक है। और हमसे यहां पे क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब मैक्सिमा क्या होगा, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ग्राफ से हमारे पास है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं इसको। फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, मतलब ये तो होगा नहीं। सेकंड दिया हुआ है फॉल्स एंड ट्रू, ये भी गलत है। हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, थर्ड हो गया बेटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। याद रखिएगा ये आंसर्स नहीं है, आंसर्स हमारे पास नीचे ऑप्शन है, ठीक है। तो एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या एटम दो ही फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ होता है, नहीं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। तो एक किसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बी के लिए बात करते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻³ kg। बिल्कुल सही है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स में आप लिखते हो, केजी के अंदर -31 हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो ये दोनों तो कटे हुए हैं, बी इसके अंदर अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड वाला। मतलब इस सवाल का आंसर तो पहले ही बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट है। तो हमारे पास सी और ई में क्या चीज चेक करते हैं। ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही है और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत काम का स्टेटमेंट है ये। कैसे पता चलता है केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे डिसाइड की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे डिसाइड होता है। और जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होता, केवल न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ वाले के लिए बात करते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या ये सही है? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मतलब ये गलत हो गया, डी गलत है। और देख भी सकते हैं हमारे पास डी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ई की बात करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मेटल। हाँ, यहां बात हो रही है स्पेसिफिकली किसकी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर जो होती है ना, वो एटम से मिलकर बनी हुई होती है
और एटम इनडिविजिबल होता है। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल है इसका मतलब वो एक अल्टीमेट पार्टिकल हो गया किसी भी मैटर का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे। वैसे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, बट हमारे पास यहाँ पर बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे तो हमारे पास ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ई ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ई करेक्ट है। बी सी ई हमें दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, द रिलेशन बिटवीन एन एम, जहां एन एम क्या चीज है? एन एम है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल, उनके बारे में बात कर रहा है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एल पर एम की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? जो एन एम होता है हमारे पास 2l+1 इतनी वैल्यूज होती हैं हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है? 2l+1 वैल्यूज हमारे पास होती हैं। अब यहाँ पर 2l+1 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, फिर देखते हैं कि क्या कोई और रिलेशन या कोई किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसको किसी और तरीके से कैसे, इसको देखते हैं, इधर की तरफ ले जाते हैं। तो nm-1 = 2l हो गया, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे पता चल रहा है कि l = क्या आ रहा है मेरे पास? nm-1 डिवाइडेड बाई 2। nm-1 डिवाइडेड बाई 2 मुझे फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो गया बेटा? मेरे पास फोर्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट का हमें पता लगाना है। ठीक है, अब ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी चाहिए, खास करके केमिस्ट्री के लिए भी। बायो के लिए तो आप रीड करते ही हैं, केमिस्ट्री के लिए भी रीड करनी है आपको। ठीक है, तो जो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। 4d ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो 3d ऑर्बिटल्स के क्या सेम होती है? हाँ बिल्कुल सही है, d ऑर्बिटल्स की शेप हमारे पास सेम होती है। जो 4d है वही 3d की शेप होगी, बस साइज अलग होगा, छोटा और बड़ा, बस ये होगा, बट शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, और यहाँ पर रिलेशन dxy का dxy के साथ है, dyz का dyz के साथ है, dx² - y² का dx² - y² के साथ है 4 और 3 में। ठीक है, तो इसका मतलब शेप तो हमारे पास सेम है, बिल्कुल करेक्ट है। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। हाँ बिल्कुल सही है, हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं तो डी के अंदर एनर्जी हमारे पास सेम होती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना लगाई जाए। ठीक है, थर्ड वाले में बात करते हैं। द शेप ऑफ dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² y² dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं, यहां गड़बड़ कर गया। ये क्या गड़बड़ कर गया? हमारे पास dxy, dyz और dzx की तो शेप एक जैसी होती है। हाँ बिल्कुल सही है, बस ओरिएंटेशन अलग होता है। बट dx² y² और dz² का शेप एक जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारे पास हम यहाँ देख लेते हैं, dx² y² तो हमारे पास इस तरीके का डबल डम्बल होता है। ठीक है, x और y एक्सिस के अलोंग होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस के अलोंग होता है। बट dz² की बात की जाए बेटा तो dz² तो हमारे पास ऐसा होता है, उसमें तो केवल एक ही डंबल होता है, डबल डंबल तो होता ही नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से एक रिंग अलग होती है, तो इसका शेप और इसका शेप तो अलग अलग है। तो जब शेप ही अलग अलग है हमारे पास, तो यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं कि सिमिलर टू ईच अदर? तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। वैसे तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, फिर भी हम फोर्थ चेक कर लेते हैं सेफ साइड के लिए। ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। जैसा कि मैंने अभी इसको समझाते हुए भी बताया था कि 4d और 3d के अंदर साइज अलग अलग होगा बट शेप एक जैसा होगा रेस्पेक्टिव। इसी तरीके से 5d और 4d में भी क्या होगा? शेप एक जैसा होगा बट साइज अलग अलग होगा। 5d कंपेरेटिवली बड़े होते हैं और 4d कंपेरेटिवली छोटे होते हैं। इसका मतलब ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला हुआ डिफरेंट इन साइज। तो पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। गलत कौन सा हुआ? थर्ड। तो इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट
of helium plus iron is 105.8 picometer. What is the radius of third Bohr orbit of lithium plus 2 iron? हमारे पास इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, रेडियस बोली हुई है सेकंड बोर ऑर्बिट की। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट। हमें जो रेस्पेक्टिव वैल्यू दे रखी है वो हमने पुट कर दी। 105.8 इज इक्वल टू हमारे पास है आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता। जब इस तरीके के क्वेश्चन में कोई एक डेटा दे रखा हो और दूसरा डेटा पूछा हुआ हो तो हम लोग जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू अपने मन से नहीं लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी हेल्प से उन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि आर नॉट 52.9 होता है पिकोमीटर्स में, बट हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डेटा दिया हुआ होता है तो वो जो डेटा है उसी को यूज करना होता है हमें, ठीक है। तो आर नॉट एन की वैल्यू, कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है? सेकंड बोर ऑर्बिट की, मतलब 2 का स्क्वायर। किसके लिए बात हो रही है? ये हीलियम प्लस के लिए, मतलब 2। तो यहां से पता चला मुझे 105.8 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब 2 इंटू आर नॉट, ये आपके पास आ गया। इसका मतलब है आर नॉट की वैल्यू मेरे पास आ रही है 105.8 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो वही 52.9 ही आता है, ठीक है। ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आपको अपने मन से नहीं लेना है, ये जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उससे कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद में हमसे पूछा हुआ है लिथियम के लिए। किसके लिए वैल्यू पूछी हुई है? लिथियम के लिए। तो रेडियस फॉर लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? आर नॉट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो लिख दी मैंने सॉल्व करके, 52.9 इंटू कौन से शेल के लिए बात हो रही है? थर्ड शेल के लिए बात हो रही है, तो मतलब 3 का स्क्वायर। और लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 3। ये कट हो गया, कितना आया मेरे पास? 3 आया। तो 52.9 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब ये 52 50 से तो ज़्यादा ही है, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 से ज़्यादा ही कुछ आएगा। तो 156 तो मुझे 52 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा है, ठीक है। और आंसर भी पिकोमीटर में आएगा। तो 156 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पिकोमीटर में। ये पिकोमीटर में तो है पर 15.8 है, ये पिकोमीटर में तो 1.58 है, ये एंगस्ट्रॉम में है और ये किस में है? पिकोमीटर, मतलब मेरा यूनिट तो मैच हो रहा है। फिर मैंने देखा कि 156 से ज़्यादा दिख रहा है, हाँ 158.7 हो सकता है। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना होना चाहिए? 158.7 पिकोमीटर। कई बार ऑप्शंस में हम देखकर कुछ कैलकुलेशन करने का टाइम बचा सकते हैं क्योंकि हमें आंसर एज इट इज़ मिल जाता है। तो 158.7 पिकोमीटर मतलब कि 4th ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अब कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम नहीं है? उसके लिए आपको इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो पता होने चाहिए, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। उससे जस्ट पहले ही आता है Mn, तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है। उसमें बोला हुआ है +2 चार्ज, ठीक है। तो +2 चार्ज बोला हुआ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितने आ गए? 23 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये इसके Z की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आयरन का 26 होता है, उसके ऊपर भी +2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, तो यहाँ आ गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 24 है, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अलग अलग हो गए। मतलब ये पहला ऑप्शन ही हमारे पास मैच हो रहा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, राइट। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो हमें तो वैसे वही आंसर निकालना है, तो हमें आंसर तो मिल गया। फिर भी बाकी सब भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो 10 हो गया। आयरन का होता है 9, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, 10 हो गए, तो ये भी 10 है। सोडियम का होता है 11 में से 1 माइनस कर दिया तो हो गए 10। मैग्नीशियम का होता है 12 में से 2 माइनस कर दिया तो अगेन हो गए 10, तो ये भी सेम 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पेयर है। Mn के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी है, तो Mn अगर +2 लगाया और आयरन +2 लगाया तब तो ये इलेक्ट्रॉन है। अगले वाले ऑप्शन में हमें Mn +2 में ही दे रखा है, जिसके अंदर हमने अभी इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना है? 23 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बट जब आयरन के लिए बात करेंगे तो आयरन +3, +2 में 24 इलेक्ट्रॉन है, तो +3 में ऑब्वियस ही बात है 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन और कम कर देना है, तो 23 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 23 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये भी मैच हो रहा है।
तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है? फर्स्ट वाला आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा? फर्स्ट हमारे पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। लेमडा हमें फाइंड आउट करना है, तो सी अपॉन न्यू हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इन ऑप्शंस में। यहाँ ऑप्शन देखो आप 219.3 और यहाँ है 219.2, इतने पास पास के हैं, ठीक है, कि हमें पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब जिनमें प्रॉपर कैलकुलेशन हो, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सबसे लास्ट में करते हैं, जब हमारे 175, 174, 173 तक के क्वेश्चन हो चुके हों, लास्ट में 4-5 ही क्वेश्चन बचे और हमारे पास 10 से 20 मिनट बचे हुए, तब हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इनमें कंपेरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है, राइट। और टाइम ज़्यादा नहीं भी लगता है तो हमें बहुत नियर बाई के आंसर है जो हम अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप इसे ठंडे दिमाग से लास्ट में करें इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सी की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है 3 × 10⁸ SI यूनिट सिस्टम है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1368 किलो, मतलब 10⁻3। ये हर्ट्ज दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड दे रखा है। हमारे पास आंसर सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हर्ट्ज क्या होता है? सेकंड इनवर्स ही होता है। तो फिर आंसर किस में आ जाएगा? मीटर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आता है 219.293। अब ये 2.19.23 अगर देखा जाए तो ये नियरेस्ट किसके? 3 मीटर। तो अब 219.3 मीटर हमें कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन में मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 175, 71 ल्यूटेशियम रेस्पेक्टिवली आर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ल्यूटेशियम के अंदर हमसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं। यहाँ गड़बड़ बस आपके पास सीक्वेंस की वजह से हो सकती है। ठीक है, जनरली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं, बट यहाँ पर हमसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है। ठीक है, जब भी कोई सिंबल हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा हो XZA, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो हमारे पास Z के बराबर होता है, प्रोटॉन का नंबर भी हमारे पास Z के बराबर होता है जब ये न्यूट्रल स्पीशी है, और न्यूट्रॉन का नंबर हमारे पास होता है A - Z। ठीक है, इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास हो जाएगा 71, प्रोटॉन भी हमारे पास हो जाएगा 71, और A - Z 175 - 71, ये आया हमारे पास 104। अब जो सीक्वेंस हमें दे रखी है आंसर्स की, हमें उसी में मैच करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ल्यूटेशियम के लिए सबसे पहले प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर है 71, फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन 104, और फिर इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है जो कि अगेन कितना है? 71। तो आंसर हमारे पास 71, 104 एंड 71। तो 71, 104, 71 हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया बेटा? फोर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन अ विजिबल रीजन। इनमें से कौन सा है जो विजिबल रीजन में लाई करता है हमारे पास? ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बामर सीरीज जो होती है, कौन सी सीरीज? बामर सीरीज। लाइमन हमारे पास क्या होती है? अल्ट्रावायलेट में होती है। बामर हमारे पास विजिबल रीजन में होती है, और बाकी इसके अलावा जो भी है वो सब इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो बामर सीरीज हमारे पास क्या है? विजिबल रीजन में है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास है 5d, 5p, 5f, 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे पास ऐसा ही एक सवाल आया था, हमने उसको भी बनाया था। तो इसका मतलब एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास पिछले कुछ सालों में, 10-11 सालों में हमारे पास 2 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, ये 2019 में है, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो हमारे पास पहले भी आया हुआ है। जैसे कहाँ पर है क्वेश्चन?
हमारे पास एक तो एनर्जी के ऑर्डर का ये रहा क्वेश्चन जो कि आया है 2024 में, और अभी हमने 2019 का भी देखा, तो हमारे पास 2 बार सवाल तो यहाँ पे दिख चुका है हमें पिछले 10 सालों में एनर्जी से रिलेटेड। और उसके अलावा भी आपने यहाँ पे देखा है कि क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं काफ़ी, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो हम लोग अब करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5D 5P 5F 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। अब देखो वही n+l वाला रूल, हमारे पास S P D और F के लिए L की वैल्यू अगर निकाली जाए 0 1 2 3 ये होती है, राइट। तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है, 4D है तो इसके लिए n+l की वैल्यू 4 + 2 कितना आया 6। फिर उसके बाद में 5P है तो 5 + 1 कितना आ गया 6। फिर 5F के लिए निकाला तो 5 + 3 कितना आ गया 8। फिर 6P है तो 6 + 1 कितना आ गया 7। अब n+l अगर बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ती है, मतलब लोवेस्ट एनर्जी हमारे पास किसकी होगी, 6 वालों की। अब इन दोनों में से सेम है, इन दोनों के लिए n+l, तो फिर जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो 4D हमारे पास सबसे कम एनर्जी का, उसके बाद में 5P उससे ज़्यादा एनर्जी का, फिर यहाँ 8 है और यहाँ 7 है तो 7 वाला हमारे पास पहले आएगा मतलब 6P, और उससे ज़्यादा कौन रहेगा 5F, तो 5F सबसे ज़्यादा रहेगा और 4D सबसे कम रहेगा। 5F यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 4D यहाँ पर है, यहाँ 5P है, इसका मतलब हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्योंकि मैच यही हो रहा है 5F 6P 5P और 4D, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, मैच द मेटल आयन गिवन इन द कॉलम 1 विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयन गिवन इन कॉलम 2, असाइन द करेक्ट कोड। हमारे पास इस तरफ आयंस दे रखे हैं और उसके इस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज दे रखी हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, म्यू = √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जहां पर n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें चाहिए केवल, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कोबाल्ट के लिए बात करें तो कोबाल्ट का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, आयरन के जस्ट बाद आता है, तो 27 एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का, +3, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो 3d7 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। कोबाल्ट +3 निकालना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने थे इसमें से, तो 2 तो यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चले जाएगा, बचेगा कितना 6, तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। अब 3d6 कॉन्फ़िगरेशन मतलब d में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखना है, d में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हो गए, 6 यहाँ पर आता है, राइट। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 4। n की वैल्यू 4 के लिए यहाँ पर पुट किया तो म्यू = 4 × 4 + 2 6, तो 4 × 6 24, तो √24, √24 हमारे पास कहाँ मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन में मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट का मैच, ए का मैच किसके साथ हुआ, फोर्थ के साथ, ए का मैच फोर्थ के साथ है, तो ए के साथ फोर्थ हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, बाकी तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कट हो गए। उसके बाद में अगला वाला चेक करते हैं, क्रोमियम की बात करते हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का 21, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ठीक है। तो 21 22 23 24, इसका मतलब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24 है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर अगर 24 है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है। क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है बेटा, +3 दे रखा है, तो Cr+3 अगर हमें बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे हमें, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 3d3 में तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास म्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3 + 2 5, तो √ओवर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। √15 चेक किया हमने यहाँ पे, तो हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, √15 फिफ्थ ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पर क्या था फर्स्ट और यहाँ क्या है फिफ्थ, बस एक ही ऑप्शन में मैच हो पा रहा है हमारे पास,
मतलब इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या हो गया, थर्ड। फिर भी सेफ साइड के लिए हम बाकी दो भी मैच कर लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, तो +3 बनाने के लिए यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और गया, तो मतलब क्या बचा, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 4s0। इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। डी में हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे ये फिल किया था वैसे ही फिल किया अपन ने, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर म्यू की वैल्यू अगर हमने निकाली तो √5 + 2 कितना हो गया, 7, मतलब कितना हो गया 35। तो √35 कहाँ मैच हो रहा है हमारे पास, सेकंड नंबर के ऑप्शन में मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब डी वाले के लिए चेक करना है कि फर्स्ट वाला सही है कि नहीं है। निकल की बात की जाए तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, ठीक है। आयरन के बाद में कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट के बाद में निकल आता है, तो 28 हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। निकल के ऊपर +2 चार्ज लगाना है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, +2 चार्ज मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब 3d8 कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। 3d8 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 6 तो ये फिल कर ही चुके हैं, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में। 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 × 4 कितना हुआ 8, मतलब हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई है, ठीक है। तो अब √8 आ गई तो मतलब ये भी मैच हो रहा है यहाँ पे इससे, फर्स्ट से, राइट। तो मतलब हम पहले भी निकाल चुके हैं, इसका मतलब चारों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्टली मैच है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल मिला के, तो 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है। अब 2p3 कॉन्फ़िगरेशन तो है, पर हमें यहाँ पर नीचे उसका ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें लिखा हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सही फील्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी सही फील्ड है, ये और ये भी ठीक है, बट ये देखो ये अपोजिट स्पिन में फिल कर दिया, राइट। जबकि हमारे पास तीनों क्या होने चाहिए, सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होने चाहिए थे। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा हुआ है तो हमारा तो आंसर यही हो गया, पहला स्टेटमेंट। फिर भी सेफ साइड के लिए हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मैच कर लेते हैं। एन ऑर्बिटल इज डिजाइन डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, बिल्कुल सही है। एन, एल और एम ये 3 ही सफिशिएंट है, ये क्वांटम नंबर का पोस्टुलेट है, हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पोस्टुलेट भी है हमारे पास कि ये 3 ही सफिशिएंट होते हैं ऑर्बिटल को समझाने के लिए। चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताने के लिए यूज में लिया जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हाइन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय द 4th क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही है। हमारे पास 4th क्वांटम नंबर जो एस था वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को समझाने के लिए बताया गया था, वरना तो ये 3 क्वांटम नंबर ही सफिशिएंट थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया हमारे पास। द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। √L L+1 ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब एल की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो √L L+1 0 आ जाएगा, राइट। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका मतलब ये करेक्ट है स्टेटमेंट। लास्ट वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, z वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 कंसिडर की जाती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर हम लोग फर्स्ट टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय h/λ इज h/mv, जहाँ m क्या है, मास है, और v वेलोसिटी हमारे पास है पार्टिकल्स की, राइट। तो ये तो सही है, लैम्डा इज h/mv होता है हमारे पास, ये हमें पता है, m/v होता है, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। हमें जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, del p इंटू del x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 हमने पढ़ा है, ठीक है, राइट। बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास h/4 ग्रेटर देन, ये हमारे पास लिखा हुआ है del p इंटू del x,
यहां पर ध्यान रखने की बात है कि ये हमारे पास एक जनरलाइज टर्म है। डेल पी इसका जो यूनिट होगा और डेल एक्स इनके यूनिट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है, ऐसी कोई भी दो क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास मोमेंटम और डिस्टेंस के यूनिट्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, उन दोनों यूनिट्स को कभी भी एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, राइट। तो हमारे पास एनर्जी और टाइम भी सेम यूनिट्स को यूज करते हैं, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का यूनिट जो आएगा वो आपके पास पी और एक्स के मल्टीप्लीकेशन के यूनिट के बराबर ही आएगा, जो कि क्या है, जूल इनटू सेकंड। तो एनर्जी और टाइम को भी कभी भी एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट। अगला हमें बोला हुआ है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। हाँ, हमें पता है क्यों है ग्रेटर स्टेबिलिटी, क्यों है उनकी, क्योंकि एक तो वो सिमेट्रिकल होते हैं, उनका अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, बैलेंस अरेंजमेंट है। इसके साथ साथ हमारे पास वहां पर एक्सचेंज एनर्जी भी यूज होती है। तो देखते हैं क्या इसमें यही लिखा हुआ है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर स्टेबिलिटी, हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। हमसे क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो हमारे पास वैसे ही आंसर फोर्थ हो गया। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि फोर्थ क्या सही हमारे पास स्टेटमेंट गलत है क्या ये, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑर्बिटल। अगर केवल यहीं तक पढ़ा तो हाँ हमें सही लगता है ये, बट यहाँ पर दिया हुआ है किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एनर्जी केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, n के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, इसमें l का कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए 1s से बड़ा कौन होता है, 2s। 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है, सेम। फिर उसके बाद में 3s 3p और 3d आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चे हमारे पास। तो देख सकते हो आप यहाँ पर एनर्जी क्या है, सेम है बच्चों हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, लेस देन बोला हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो चौथा स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, 1 2 3 सही है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। क्लियर है बात, ठीक है। सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ये 2017 में आया हुआ है हमारे पास। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमारे पास फिर से रिपीट इससे पहले भी आ चुका था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार आया, इसी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है। जैसे ये वाली जो इक्वेशन है ये जेईई एडवांस में भी पूछी जा चुकी है 2008 के अराउंड, राइट। तो नीट में भी आया है ये सवाल, और क्या ये वापस से रिपीट हुआ है इस तरीके का सवाल, देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से इक्वेशन वही बन रही है क्या, राइट। और ये 2016 का क्वेश्चन है, इसका मतलब हमारे पास ये पहले भी आ चुका है, 16 और 17 दोनों ईयर्स में रिपीट हुआ था ये, राइट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास यही है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमारे पास सही है, अभी अभी अपन ने चेक किया था इसको। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। हाँ, ये भी हमारे पास सही है, अभी अभी अपन ने चेक किया। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब ये गलत है, ठीक है। और लास्ट वाला, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। और लास्ट वाले क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट हमारे पास फोर्थ में लिखा हुआ था, तो उसका आंसर हमारे पास फोर्थ मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट वही है, राइट, बट दो अलग अलग सालों में आए हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना हमारे पास, सी बना, सी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटोन इज गिवन बाय। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें 2.84 दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है n, वो हमारे पास है 2। आप इस पर ट्रिक याद रखिएगा, आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर ही हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। जैसे 2.84 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, मतलब n की वैल्यू 2 चाहिए। हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, टाइटेनियम से शुरू करते हैं। टाइटेनियम +3 दिया हुआ है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम आता है 21 पे, टाइटेनियम आता है 22 पे। 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, +3 लगाना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया।
इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या बना 3d1 4s0। इसके अंदर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक हुआ। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, हमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 चाहिए। फिर अगला वाला चेक करते हैं, क्रोमियम Cr+2 हमें दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, स्कैंडियम का 21 तो क्रोमियम का 24 हो गया, तो एटॉमिक नंबर 24 की बात करेंगे तो 3d5 4s1 ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है इसका, किसका, क्रोमियम का। अब +2 बनाना है तो +2 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भी चला गया, तो बचा क्या 3d4 4s0 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं है। फिर अगला चेक करते हैं कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए इसका, 3d7 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। उसके ऊपर +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, राइट। निकालने के बाद में क्या बचा, 3d7 कॉन्फ़िगरेशन बचा है हमारे पास। 3d7 कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, तो d7 कॉन्फ़िगरेशन जब हमें बनाना है तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, 6 और 7 हमारे पास कितने अनपेयर्ड बचे, 3, तो n=3 हो गया। पर हमें तो कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। फिर चेक किया अपन ने निकल को, निकल के लिए देखा तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 4s2, 3d8 4s2 है। इसके अंदर निकल +2 बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो ये 0 कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 4s0। अब 3d8 4s0 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d8 4s0 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम फिल करते हैं 1 2 3 4 5 फिल हो गए। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 6 7 और 8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, 2। हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए थे, 2 ही चाहिए थे। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या बना, 4th ऑप्शन बना, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 4th। क्लियर है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है और डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, इसका मतलब हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो हमारे पास होता है √L L+1 h/2π, ये अपने को यूज करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर L की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। S P D और F के लिए L की वैल्यूज की बात करें तो 0 1 2, D के लिए कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, √2 × 2 + 1 h/2π, ये हो गया आपके पास 3 × 2, 3 × 2 कितना हुआ, 6, तो √6 h/2π, ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हुआ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अब यहाँ पे चेक किया तो अपने पास कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, अपने को 4th ऑप्शन में मिल रहा है। मतलब इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या हो गया बेटा, 4th हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं हैं जितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe+2 के अंदर। तो सबसे पहले Fe+2 के अंदर पता करें, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास बेटा 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है। अब हमें Fe+2 बोला हुआ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा, 3d6, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपने को ये पता करना है कि किसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल पूछा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन चेक किया, p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहां पर अगर p हमें चेक करना है तो हम देख सकते हैं p यहां तो 6 है और यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, राइट। अब इसमें जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं हम p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो 6 + 5 कितना हुआ, 6 + 5 11, यही हुआ हमारे पास, 6 + 5 11। इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो ये तो बराबर हो नहीं रहा, यहाँ तो 6 है, मतलब पहला ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। हमसे नॉट इक्वल पूछा हुआ है तो पहला तो आंसर हमारे पास हमें मिल गया, बट फिर भी सेफ साइड के लिए हम बाकी सब भी चेक करके रखेंगे, क्या पता हमारे पास ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा ऑप्शन रखता हो, ठीक है, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+,
Fe के अंदर d इलेक्ट्रॉन चेक किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ही लिखा हुआ था इसका, d में कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन, हमें कितने चाहिए थे 6, मतलब ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला p इलेक्ट्रॉन इन नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। लास्ट वाला s इलेक्ट्रॉन्स इन mg, mg का एटॉमिक नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, अब इसमें s में इलेक्ट्रॉन काउंट किए 2 + 2 + 2 6 हो गया, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें मिल रहे हैं इसका मतलब ये भी मैच हो रहा है, तो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला इक्वल नहीं है, हमसे इक्वल नहीं वाला पूछा गया है, मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमारे पास बेटा, फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम के लिए अंदर हमें ये पता करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा है, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर सही है। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आता है 4s2 और फिर आता है 3d। अब टाइटेनियम 22 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये हमने एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जो इंक्रीजिंग एनर्जी में हमने लिखा है। यहाँ पे पूछा हुआ है हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है 3s 3p 3d और 4s, ये 4 हैं, चेक करते हैं लास्ट वाले कैसे आ रहे हैं हमारे पास, ये लास्ट वाले 4 हमारे पास ही हो गए। ठीक है, पहले कौन आया 3s, फिर कौन आया 3p, फिर कौन आया 4s और फिर कौन आया 3d आया। अब ये चेक किया तो 3s सभी में दे रखा है, ये वाला गलत हो गया, फिर उसके बाद में 3p 4s के बाद में 3p, ये वाला भी गलत हो गया, यहाँ पे 4s दे रखा है। ठीक है, ये है, ठीक है, इसमें भी है, फिर उसके बाद में 4s यहाँ दे रखा है, यहाँ गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, आंसर कौन सा बचा, सेकंड वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा खत्म हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम सारे PYQs कर चुके हैं, हमारे पास 2015 तक के हम लोगों ने सवाल कर लिए हैं, राइट। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।